हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द क्लास ए टू फिजिक्स। टॉपिक चल रहा है एक्स रेज। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्स रेज स्टार्ट करवाया था। क्या क्या पढ़ाया था मैं आपको 1 मिनट लूंगा आपके, ताकि मैं आपको रिकॉल करवा सकूं। मैंने आपको एक्स रेज का इंट्रोडक्शन दिया था कि एक्स रेज हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वेव लेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्स रेज हाईली आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, जिसकी वजह से ये डेंजरस है हमारे लिए। मैंने ये भी बताया था कि एक्स रेज की जो रेंज होती है वो -8 से 10⁻³ होती है उनकी वेवलेंथ। एक्सरेज प्रोड्यूस करने के लिए आपको फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को डीसेलरेट करवाना पड़ता है। और फिर मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये कूलिज ट्यूब है। कूलिज ट्यूब आपको पता हो ना पता हो कोई मसला नहीं है, बस ये apparatus देखें आप। इस apparatus का वैसे नाम होता है कूलिज ट्यूब। इस कूलिज ट्यूब के अंदर क्या किया था हमने, एक थर्मियोनिक एमिशन की मदद से हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिलामेंट में से एमिट करवाया था, हाई स्पीड पर उनको मूव करवाया था पोटेंशियल डिफरेंस देकर। वो मेटल टारगेट पर जाकर टकराए थे, टकरा कर डीसेलरेट हुए थे। डीसेलरेट होने पर उनकी जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई थी क्या एक्स रेज फोटॉन्स की शक्ल में। और फिर मैंने आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझाया था कि ये कंटिन्यूअस क्यों होता है, इसमें स्पाइक्स क्यों होती हैं, इसमें कट ऑफ वेवलेंथ का क्या मतलब है। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाई थी। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि बेटा इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे से क्या मुराद है। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे का मतलब है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है मतलब आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने का मतलब ये थर्मियोनिक एमिशन बढ़ाना पड़ेगा। हार्डनेस पर भी हमने क्लास में कल बात की थी। हार्डनेस का मतलब है कि कितना ज्यादा एक्सरेज किसी मीडियम को पेनिट्रेट कर सकती है, इसे हार्डनेस कहते हैं। क्लियर हो गया। जिन वेवलेंथ की जिन एक्सरेज की वेवलेंथ कम होती है उनकी हार्डनेस ज्यादा होती है, जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उनकी हार्डनेस कम होती है। ये तमाम वो चीजें हैं जो हमने पिछली क्लास तक डिस्कस कर ली थी। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरेज इन मेडिकल इमेजिंग। एक्सरेज मेडिकली, मेडिकल साइंस में किस तरह से काम आती हैं, हमें उनके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, और पेपर में क्या क्या सवालात आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि पेपर में क्या क्या सवालात आते हैं। तो एक्सरेज इन मेडिकल इमेजिंग के बारे में जो सबसे पहले एग्जामिनर आपसे पूछेगा, जो सबसे पहला सवाल आएगा, वो आएगा किसके बारे में बेटा, कंट्रास्ट के बारे में। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल आएगा कंट्रास्ट के बारे में कि एक्सरे इमेज के कंट्रास्ट से क्या मुराद है। ठीक है। सो पहले तो मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रास्ट इन एक्सरे इमेजिंग। कंट्रास्ट को समझाने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा। मैंने बल्कि ना टाइम बचाने के लिए मैंने ये पिक्चर्स पहले से ही गूगल पे खोल ली थी, क्योंकि मुझे पता था ये पढ़ानी है। ये आ गया भाई। अब सुने भाई, यहाँ पर इस इमेज को हम करते हैं कॉपी, और यहाँ पर हम करते हैं इस इमेज को पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट। ये आ गई इमेज। इस इमेज को देख के आपको आधी बात तो वैसे ही समझ आ गई होगी कि मैं कंट्रास्ट से क्या मुराद है, मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से कंट्रास्ट। ठीक है। अब देखिए कंट्रास्ट को डिफाइन कैसे किया जाता है। हाउ डू वी डिफाइन कंट्रास्ट। कंट्रास्ट को डिफाइन करते हैं द डिफरेंस। क्या होता है कंट्रास्ट बच्चों, द डिफरेंस इन द डिग्री, द डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, द डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग between structures, the difference in the degree of blackening between the structures। ये है आपके कंट्रास्ट की डेफिनेशन। क्या मतलब हुआ, मैं आपको पिक्चर की मदद से समझाता हूं। कैन यू सी द पिक्चर एट द राइट। इस पिक्चर में मेरे बच्चों एक लेफ्ट साइड पर पिक्चर है जिसमें लिखा हुआ है हाई कंट्रास्ट, एक राइट साइड पर पिक्चर है जिसमें लिखा हुआ है लो कंट्रास्ट। देखो, जब एक्सरे इमेज का कंट्रास्ट बुरा होता है, पुअर कंट्रास्ट होता है, लो कंट्रास्ट होता है, तो आप अलग अलग स्ट्रक्चर्स में डिफर नहीं कर पाते, हर चीज एक जैसी ही ब्लैक दिख रही होती है। मतलब अगर आप नोट करें, ये एक बंदे के चेस्ट का एक्सरे है। जैसा लंग्स दिखाई दे रहे हैं, राइट वाली पिक्चर पे बात कर रहा हूं पहले मैं, जैसा लंग्स दिखाई दे रहे हैं वैसी ही बोन्स भी दिखाई दे रही हैं, हर चीज वैसी ही दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड वाली पिक्चर में देखें, हाई कंट्रास्ट देखें, हाई कंट्रास्ट में लंग्स बिल्कुल अलग नुमाया हो रहे हैं। जो उस पेशेंट का रिब केज है वो एक अलग तरह के ब्लैक कलर से नुमाया हो रहा है। जो उस पेशेंट की पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, जो उसकी स्पाइन है, वो अलग नुमाया हो रही है। कॉलर बोन्स अलग नुमाया हो रही हैं। यानी हर स्ट्रक्चर डिफरेंट कलर से नुमाया हो रहा है। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एक्सरे का कंट्रास्ट जब अच्छा होता है ना, हर स्ट्रक्चर एक अलग तरह के शेड का दिखाई देता है।
और जब एक्सरे का कंट्रास्ट बुरा होता है तो हर स्ट्रक्चर सिमिलर शेड का दिखाई देता है। ठीक है, अगर सारे एक ही जैसे शेड के दिखाई दे रहे हैं तो लो कंट्रास्ट है, अगर हर स्ट्रक्चर अलग अलग शेड का दिखाई दे रहा है तो हाई कंट्रास्ट है। तो कंट्रास्ट की डेफिनेशन क्या है? द डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग बिटवीन स्ट्रक्चर्स, कितना स्ट्रक्चर्स कितना ब्लैक हो रहे हैं। देखो, जो हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ज्यादा ब्लैक होने चाहिए, है ना। ओ सॉरी, जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स हैं वो ज्यादा ब्लैक होने चाहिए, जो हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं वो वाइटर दिखने चाहिए। एक्सरे देखा है ना आपने? एक्सरे जब आप करते हो, आपने कभी मिसाल के तौर पे हाथ का एक्सरे करो, जो बोन्स हैं वो हार्ड होती है, बोन से एक्सरे गुजर नहीं पाती, तो जब एक्सरे गुजर नहीं पाती तो पीछे जब आप उनका शेडो देखते हो, वो शेडो वहां से व्हाइट व्हाइट हो रहा होता है। यानी जहां से एक्सरे गुजर नहीं पाती, दैट एरिया लुक्स लाइटर, जहां से एक्सरे गुजर पा रही हैं, दैट एरिया लुक्स डार्कर। यानी हर एरिया की, हर स्ट्रक्चर की एक अलग अलग ब्लैकनिंग है। तो यहां पर मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूं, समझाऊं, तो मैं इसको कैसे समझाऊंगा? मैं लिखूंगा कि देखो, मसल्स, मसल्स, फ्लैश, बोन्स, फैट, all the structures, all the structures have different shades. All the structures have different shades of black and gray in a good contrast X-ray. In a good contrast X-ray इमेज। एक अच्छी गुड कंट्रास्ट एक्सरे इमेज में क्या होगी? जो अच्छा गुड कंट्रास्ट एक्सरे इमेज होगा ना बेटा, उसमें हर स्ट्रक्चर, मसल अलग दिख रहा होगा, फ्लैश अलग, बोन्स अलग, फैट अलग, हर चीज अलग अलग नुमायां हो रही होगी। ठीक है, इसका मतलब है कंट्रास्ट अच्छा है। ठीक है, इसे कंट्रास्ट कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ गुड कंट्रास्ट एक्सरे, आप बोलेंगे डिफरेंस इन द ब्लैकनिंग। ब्लैकनिंग में जितना डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा गुड कंट्रास्ट इमेज पैदा होगी, उतनी ही ज्यादा अच्छी इमेज बनेगी। ठीक है, अच्छा, कंट्रास्ट कंट्रोल की जा सकती है या इंक्रीज की जा सकती है। इट कैन बी improved by, it can be improved by, अब आपने एक चीज पढ़ी थी कल, हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब था पेनेट्रेशन, पेनेट्रेशन। तो आप लिखेंगे इट कैन बी इम्प्रूव बाय कंट्रोलिंग द हार्डनेस ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज की हार्डनेस को कंट्रोल करके आप कंट्रास्ट बेटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बोन्स के लिए कर रहे हैं तो आप हार्डर एक्सरेज इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे हार्ड एक्सरेज फॉर बोन्स एंड सॉफ्ट एक्सरेज फॉर टिश्यूज। अगर आप बोन्स के लिए कर रहे हैं तो आप हार्डर एक्सरेज इस्तेमाल करेंगे, टिश्यूज के लिए कर रहे हैं सॉफ्टर एक्सरेज इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गई बात? कंट्रास्ट के बाद जो अगला सवाल आता है पेपर में वो आता है शार्पनेस के बारे में, शार्पनेस ऑफ द इमेज। तो मैं अगली हेडिंग डाल रहा हूं, शार्पनेस। हाउ शार्पनेस ऑफ एन इमेज इज मेजर्ड। पहले तो बताओ शार्पनेस का मतलब क्या होता है। अच्छा, शार्पनेस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे फिर से एक पिक्चर खोल के रखी हुई है। इस पिक्चर को हम डाउनलोड करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये दिखाएंगे, एक पिक्चर है, ये हमने की गूगल से कॉपी, और ये पिक्चर हमने यहाँ कर दी पेस्ट। ओके, अब यहाँ पर ये दोनों तस्वीरें देख के आपको थोड़ा बहुत तो शायद आइडिया हो गया हो कि अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो शार्पनेस का मतलब क्या है, पहले मैं शार्पनेस की डेफिनेशन लिखता हूँ। शार्पनेस की डेफिनेशन लिखूंगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि शार्पनेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखें शार्पनेस को कैसे डिफाइन करते हैं। शार्पनेस को हम डिफाइन करते हैं, हाउ वेल डिफाइंड, हाउ वेल डिफाइंड the edges of structures
structures are, how well defined the edges of structures are। किसी भी जगह का आप एक्सरे कर रहे हैं तो जाहिर है जब आप एक्सरे करेंगे बोन्स भी होंगे, फ्लैश भी होंगे, मसल्स भी होंगे, फैट भी होंगे, और हर चीज का एजेस होंगे। एजेस जितने ज्यादा क्लीन होंगे, क्लीन, उतनी ज्यादा शार्प इमेज है। एजेस जितना ज्यादा ब्लरी होंगे उतना ज्यादा कम शार्पनेस है। अच्छा, शार्पनेस का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझाना वैसे भी बहुत आसान है। तुम सब फोटोग्राफी करते हो, आईफोन से पिक्चर लेते हो या दूसरे फोन से पिक्चर लेते हो, तुम्हें भी पता है फोन की पिक्चर हम एडिट भी करते हैं कभी कभी, लाइटिंग वगैरह सेट करने के लिए, कलर्स वगैरह सेट करने के लिए फिल्टर्स भी लगाते हैं। तो जब कभी एडिटिंग पे जाते हो तो शार्पनेस का ऑप्शन आता है। कभी तुमने शार्पनेस बढ़ा के देखी है या शार्पनेस कम करके देखी है? ट्राई करना। जब तुम अपनी इमेज की शार्पनेस बढ़ाओगे ना, जो स्ट्रक्चर के एजेस हैं, मिसाल के तौर पे तुमने अपनी पिक्चर ली है तो जो एजेस हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, बिल्कुल शार्प हो जाएंगे। और अगर शार्पनेस कम कर दोगे तो जो एजेस हैं वो इतने शार्प दिखाई नहीं देंगे, है ना, उतने क्लीन दिखाई नहीं देंगे। तुम जरा लेफ्ट वाली पिक्चर देखो और राइट वाली पिक्चर देखो, तुम्हें साफ साफ समझ आ जाएगा। जो लेफ्ट वाली पिक्चर है, पिक्चर ए, इट हैज लेस शार्पनेस। जो राइट वाली पिक्चर है, इट हैज मोर शार्पनेस। तो क्या होती है शार्पनेस? हाउ वेल डिफाइंड द एजेस ऑफ अ स्ट्रक्चर आर। शार्पनेस हमें बताती है कि किसी भी स्ट्रक्चर्स के एजेस कितने ज्यादा वेल डिफाइंड है, कितना क्लियर है। समझ आ रही है बात? अच्छा, शार्पनेस बढ़ाई जा सकती है। इट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, शार्पनेस बढ़ाई जा सकती है। कैसे? एक तो बेटा सबसे पहले काम आप ये करें, आप नैरो एक्सरे बीम का इस्तेमाल करें। नैरो एक्सरे बीम, बेटा एक्सरे बीम जितनी नैरो होगी उतनी इंटेंस होगी। नैरो एक्सरे बीम, स्प्रेड आउट ना हो, वाइड आउट ना हो, नैरो बीम हो, पतली बीम हो। बीम जितनी पतली होगी उतनी ज्यादा इंटेंस होगी, उतना क्लियर इमेज प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। दूसरा, आप शार्पनेस बढ़ा सकते हैं रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग एक्स रे स्कैटरिंग। एक्स रे स्कैटरिंग, एक्स रे स्कैटरिंग को आपको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा बाय यूजिंग अ लेड ग्रिड। ये लेड ग्रिड क्या होती है? मैं आपको लेड ग्रिड का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। शार्पनेस इससे कंट्रोल की जाती है। मिसाल के तौर पे इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक्सरेज आ रही हैं। कुछ एक्सरेज सीधी आ रही हैं, लेकिन कुछ एक्सरेज टेढ़ी मेढ़ी भी आ रही हैं। कुछ एक्सरेज सीधी आ रही हैं, कुछ एक्सरेज टेढ़ी मेढ़ी भी आ रही हैं। तुम इनके सामने क्या लगा दो? एक लेड ग्रिड लगा दो। लेड ग्रिड क्या होता है? एक जाली समझ लो, जाली। एक लेड की बनी हुई जाली होती है, ये लेड की बनी हुई एक ग्रिड होती है। इस ग्रिड की एक खास बात बता, इस ग्रिड की खास बात यह है कि अगर कोई एक्सरे सीधी आ रही होगी ना, बिल्कुल पैरेलल आ रही होगी, वो इसमें से गुजर जाए। अगर कोई एक्सरे बिल्कुल सीधी आ रही है, पैरेलल आ रही है, वो इस ग्रिड में से गुजर जाएगी, लेड ग्रिड में से गुजर जाएगी। लेकिन अगर कोई भी एक्सरे स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड का मतलब टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, तो वो टेढ़ी मेढ़ी एक्सरे को लेड ग्रिड गुजरने नहीं देता। इससे फायदा क्या हुआ? तुम्हारी एक्सरेज जो है वो अब स्कैटर नहीं हो रही। लेड ग्रिड से गुजरने के बाद एक्सरेज बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल सीधी सीधी निकल के आ रही है सामने। क्योंकि जब तक आपने इनको इस तरह से रिड्यूस नहीं की थी इसकी स्कैटरिंग, तब तक क्या हो रहा था? सीधी सीधी एक्सरेज भी आ रही थी, टेढ़ी मेढ़ी भी आ रही थी। ये जो टेढ़ी मेढ़ी एक्सरेज आती हैं बेटा, ये इमेज की शार्पनेस को खराब करती हैं। तो क्लियर हो गया? तो बेटा ये शार्पनेस के क्वेश्चंस हैं। शार्पनेस के क्वेश्चंस इस तरीके से पेपर में आ सकते हैं। तो नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन कंट्रास्ट एंड शार्पनेस। कंट्रास्ट बताता है द डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग बिटवीन स्ट्रक्चर्स, जबकि शार्पनेस आपको बताता है हाउ वेल डिफाइंड द एजेस ऑफ अ स्ट्रक्चर आर। ये बात समझ आ गई? ये दोनों बातें समझ आ गई, राइट? जो तीसरी, अच्छा एक चीज और कर सकते हैं आप शार्पनेस बढ़ाने के लिए। ये मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये लिखना ना लिखना आपकी मर्जी होगी पेपर में। ये शार्पनेस बढ़ाने का एक और तरीका है कि आप जो इमेज क्रिएट कर रहे हैं उसमें आप स्मॉलर पिक्सल्स इस्तेमाल करें। यूज स्मॉलर पिक्सल साइज। अच्छा देखो, जिन बच्चों को फोटोग्राफी का और पिक्चर एडिटिंग का शौक है, उन्हें ये बात पता होगा, पिक्सल्स जितने बड़े होंगे उतना क्लैरिटी कम होगी, पिक्सल्स जितने छोटे छोटे होंगे और जितने ज्यादा होंगे उतना क्लैरिटी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा शार्पनेस होगी। ठीक है, यूज अ स्मॉलर पिक्सल साइज। तो बेटा ये कुछ चीजें जो आपको मैंने बताई अबाउट कंट्रास्ट एंड शार्पनेस। अब जो अगली चीज है जो आपको पता होनी चाहिए एक एक्सरे इमेज के बारे में, वो है एक्सपोजर। नाउ व्हाट इज एक्सपोजर? व्हाट इज एक्सपोजर?
एक्सरे एक्सपोजर क्या होता है, पहले तो हमें यह समझना होगा। एक्सरे एक्सपोजर का मतलब है, पहले तो मैं एक्सरे एक्सपोजर को डिफाइन कर दूं। द अमाउंट ऑफ एक्स रेज एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। बॉडी जितना ज्यादा एक्स रेज को एब्जॉर्ब करेगी, एक्सपोजर उतना ज्यादा होगा। द अमाउंट ऑफ एक्स रेज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। अच्छा, अब एक्सपोजर के बारे में मैं तुम्हें एक बात, एक्सपोजर, ओहो, एक्सपोजर या फिर एक्सरे डोजेज, एक्सपोजर या एक्सरे डोजेज शुड बी, शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। जब आप किसी पेशेंट का एक्सरे करते हैं तो एक्सरे एक्सपोजर कम से कम होना चाहिए, यानी एक्सरेज कम से कम एब्जॉर्ब होनी चाहिए। अब सुनो मैं क्या लिखवा रहा हूं, लॉन्ग वेवलेंथ एक्सरेज, long wavelength X-rays have low penetration ability. Long wavelength X-rays have low penetration ability and they are absorbed by the body. जो लॉन्ग वेवलेंथ एक्सरेज होती हैं, लॉन्ग वेवलेंथ एक्सरेज, लॉन्ग वेवलेंथ एक्सरेज की, आपको मैंने बताया था जब शॉर्टर वेवलेंथ होती है तो पेनेट्रेशन ज्यादा होती है, जब लॉन्गर वेवलेंथ होगी तो पेनेट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो क्या लिखा आपने, लॉन्ग वेवलेंथ एक्सरेज हैव लो पेनेट्रेशन एबिलिटी एंड दे आर एब्सॉर्ब बाय द बॉडी due to the ionizing property of X-rays, due to the ionizing property of X-rays, they are very harmful. अपनी आयनाइजेशन प्रॉपर्टी की वजह से एक्सरेज बहुत हार्मफुल है। ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, कैन इवन कॉज कैंसर, कैंसर भी कॉज कर सकती हैं आपकी बॉडी में बेटा, ठीक है। लॉन्ग वेवलेंथ एक्सरेज, long wavelength X-rays are, long wavelength X-rays are, अब सुनो तुम्हें क्या करना है, लॉन्ग वेवलेंथ एक्सरेज को रोकना है, बॉडी में लॉन्ग वेवलेंथ एक्सरेज को घुसने नहीं देना। लॉन्ग वेवलेंथ एक्सरेज क्या करती है, पेनिट्रेट तो होती नहीं है, इमेज बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन तो करती नहीं है, उल्टा बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है और बॉडी में एब्जॉर्ब होकर बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। तो लॉन्ग वेवलेंथ एक्सरेज को क्या करने की जरूरत है, तुम्हें रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। लॉन्ग वेवलेंथ एक्सरेज आर रिस्ट्रिक्टेड, restricted by using, long wavelength x-rays are restricted by using, अब देखो ये पेपर में आता है इसलिए मैं थोड़ा सा बोल्ड करके लिख रहा हूं, एल्यूमिनियम फिल्टर्स, एल्यूमिनियम फिल्टर्स। लॉन्ग वेवलेंथ एक्सरेज को आप कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कैसे रोकते हैं, एल्यूमिनियम फिल्टर्स की मदद से। these filters absorb these long x-rays या लॉन्ग वेवलेंथ एक्सरेज and reduce the, and reduce the exposure। अच्छा एक बात और ऐड कर लो, ये बात मुझे आई थिंक ये पॉइंट पीछे ऐड करना चाहिए था, तो मैं एक स्पेस बना रहा हूं एक पॉइंट ऐड करने की, ताकि तुम लोगों को ये बात पता हो। ये बात अभी मैंने जो पढ़ाते हुए बोली थी मैं लिखवा भी रहा हूं, लॉन्ग वेवलेंथ एक्सरेज डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, लॉन्ग वेवलेंथ एक्सरेज डू नॉट contribute in the formation of image
and are only absorbed by the body to do harm. To do harm. लॉन्ग वेवलेंथ एक्सरेज क्या करती हैं? इमेज बनाने में तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं इनकी, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और एब्जॉर्ब होकर हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो इन लॉन्ग वेवलेंथ एक्सरेज को रोकना बहुत जरूरी है। और इनको रोकने के लिए आप क्या करते हैं? इनको रोकने के लिए आप एल्यूमिनियम फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, मशीन के अंदर ही लगे होते हैं। ये एल्यूमिनियम फिल्टर्स मशीन के अंदर ही लगे होते हैं। एल्यूमिनियम फिल्टर्स क्या करते हैं? एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये जितनी भी नुकसानदेह वाली एक्सरेज है ना, लॉन्ग एक्सरेज, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिर्फ शॉर्टर एक्सरेज उसमें से पार हो पाती हैं, और शॉर्टर एक्सरेज आपको फिर आपकी बॉडी से पेनिट्रेट होकर इमेज प्रोड्यूस करती है। समझ आ गई बात? तो ये था आपका एक्सरे एक्सपोजर का कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये तीन चीजें पढ़ने के बाद एक चीज और पढ़ेंगे हम, उसे हम कहते हैं एक्स रे अटेनुएशन। अब आप पूछेंगे सर ये अटेनुएशन क्या होता है? अटेनुएशन एक्चुअली डैम्पिंग होती है बेटा। एक्सरेज जब बॉडी के अंदर जाती है ना, तो उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, डैम्पिंग हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज when they enter and travel through a medium। जब एक्सरेज किसी मीडियम में एंटर होती हैं, ट्रैवल करती हैं, तो उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है? उनकी इंटेंसिटी घट जाती है, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। और इंटेंसिटी के डिक्रीज होने को ही आप क्या कहते हैं? एक्सरे अटेनुएशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, अब सुने भाई कुछ बातें। द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज, द इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज, अब ये सुनिएगा भाई, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। द इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली इन अ मीडियम एज द डेप्थ या थिकनेस इंक्रीजेस। जैसे जैसे एक्सरे अंदर जा रही है, डेप्थ बढ़ रही है, डेप्थ बढ़ रही है, थिकनेस बढ़ रही है, यानी जितने थिकर मीडियम से एक्सरे गुजरेगी, उसकी इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली कम हो जाएगी। ठीक है, लीनियरली कम नहीं होगी, एक्सपोनेंशियली कम हो जाएगी एज द डेप्थ और द थिकनेस इंक्रीजेस। ठीक है, जितने पतले मीडियम में से गुजरेगी इंटेंसिटी में उतना कम डिक्रीमेंट आएगा। जितने ज्यादा थिकर मीडियम में से आप एक्सरे को पास करवाएंगे, इंटेंसिटी उतनी ज्यादा घट जाएगी। समझ आ रही है बात? अच्छा, आप इसका फॉर्मूला याद करेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला है I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस म्यू एक्स। आपको ये देखा देखा लग रहा है फॉर्मूला? लगना चाहिए देखा देखा। ये फॉर्मूला पता है आपने कहाँ पढ़ा है? अल्ट्रासाउंड में भी यही फॉर्मूला पढ़ा था। और इसी फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका है, एक ये भी तरीका होता है। लेफ्ट वाला तरीका वैसे बेहतर है, लेकिन कुछ बच्चों को इस तरह लिखने की भी आदत होती है, एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू एक्स। ऐसे लिखे बात ही की, एक्चुअली ये ई की पावर में होता है माइनस म्यू एक्स। जाहिर है आप जानना चाह रहे होंगे इसमें कौन से लेटर का क्या मतलब है। बेटा यहाँ पे आई ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी ट्रांसमिट हो गई। जबकि आई नॉट का मतलब है इंसिडेंट इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी आके इंसिडेंट हुई थी। यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब है मीडियम की थिकनेस, थिकनेस ऑफ द मीडियम। और यहां पर म्यू का मतलब है, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम है, और इसका नाम वही है जो आपने अल्ट्रासाउंड में पढ़ा था, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट,
लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, ये आपके पास सारी चीजें आ गई। इसके पेपर में सवालात आते हैं और बहुत आसान सवालात आते हैं, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा जब मैं आपको पास पेपर्स करवाऊंगा। तो ये था बेटा आपका टॉपिक ऑफ एक्सरेज। ये फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूला पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं आपको करना सिखाऊंगा कि आपको इन्हें कैसे करना है। अभी हम एक्सरेज के बिल्कुल एंड में चल रहे हैं, आखिरी टॉपिक पे चल रहे हैं। ये एक्सरेज बाय द वे खत्म हो चुका है, एक्सरेज का टॉपिक आपका पूरा हो गया है। एक छोटा सा पार्ट और है जो कि पहले सिलेबस में बहुत डिटेल में आता था, अब इतना डिटेल में नहीं आता। इस छोटे से पार्ट का नाम है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन, अब ये सीटी स्कैन क्या होता है? अच्छा, सीटी स्कैन का आप फुल फॉर्म में लिख लें। सीटी स्कैन स्टैंड्स फॉर कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। ये इसका फुल फॉर्म है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। अच्छा, अब यहाँ पे टोमोग्राफी वर्ड का मतलब समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज टोमोग्राफी, मैं आपको पिक्चर, मैं ये जो पूरी स्टोरी है टोमोग्राफी की, ये मैं आपको समझाना चाहूंगा एक पिक्चर दिखाकर। आपको मैं यहाँ पर क्या दिखाने जा रहा हूँ, जरा सुनिएगा। यहाँ पर है हमारे पास मेरे बच्चों एक बड़ी मजे की पिक्चर, जरा देखिएगा। और इसी पिक्चर की मदद से आपको समझ आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, ये चीज अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं क्या वर्क पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको। सही है, अंडरस्टैंडिंग द वर्ड ऑफ टोमोग्राफी। टोमोग्राफी का क्या कॉन्सेप्ट है, टोमोग्राफी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। ये आपके सामने एक लोफ ऑफ ब्रेड है, ब्रेड, ब्रेड का एक लोफ है पूरा। अच्छा, नॉर्मली हमारे घरों में जो ब्रेड्स आती हैं, स्पेशली जो कंपनी में बनी हुई जो ब्रेड्स आती हैं, ये ब्रेड स्लाइसेस हुई भी आती हैं, राइट? हमें स्लाइस्ड ब्रेड खाने की आदत है। हमारे यहाँ नॉर्मली जो ब्रेड लोफ्स आते हैं उनके ऑलरेडी पहले से स्लाइसेस हुए होते हैं। लेकिन ये जो आपके सामने ब्रेड लोफ है, इसके अभी फिलहाल स्लाइसेस नहीं हुए हैं। ठीक है, इट इज नॉट स्लाइस्ड राइट नाउ। अच्छा, अब आगे की स्टोरी सुनिएगा। ये ब्रेड सामने से ऊपर से देखने में बिल्कुल ठीक है, ऊपर से देखने में इसमें कोई खराबी नहीं। लेकिन क्या पता ये ब्रेड अंदर से खराब हो, अंदर इसके कोई फंगस लग गया हो, कोई प्रॉब्लम हो गई हो। तो बेटा ये बात आपको कैसे पता चलेगी कि ये ब्रेड अंदर से फ्रेश है या नहीं है? एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप इस ब्रेड के स्लाइसेस करें। पहला स्लाइस निकाल के देखें, अगर पहला स्लाइस साफ है, दूसरा स्लाइस निकाल के उसका क्रॉस सेक्शन देखें, फिर तीसरे स्लाइस निकाल के उसका क्रॉस सेक्शन देखें, फिर चौथा स्लाइस निकाल के उसका क्रॉस सेक्शन देखें। फर्ज करें जैसे ही आपने चौथा स्लाइस निकाला, वो अंदर से खराब होना शुरू हुआ। जैसे ही आपने पांचवा स्लाइस निकाला वो भी खराब था। जैसे ही आपने छठा स्लाइस निकाला वो भी खराब था। इसका मतलब क्या हुआ, आपको कैसे पता चला कि ब्रेड सही है या खराब है? आपने ब्रेड के स्लाइसेस किए, स्लाइसेस किए तो आपको पता चला कि क्रॉस सेक्शन खराब था। यानी बाहर से देखने पे, 2D इमेज देखने पे आप नहीं बता सकते कि उसमें मसले हैं या नहीं। आपको 3D इमेज चाहिए ही चाहिए, उसका क्रॉस सेक्शन चाहिए। सीटी स्कैन आपको यहीं पे मदद देता है। एक्सरे में प्रॉब्लम क्या है? एक्सरे 2D स्कैन है मेरे बच्चों, सामने से दिखाएगा वो आपको। या फ्रंट व्यू दिखाता है एक्सरे, या लैटरल व्यू दिखाता है एक्सरे, है ना? सीटी स्कैन क्या करता है भाई? सीटी स्कैन बहुत सारी एक्सरे इमेजेस को कंबाइन करता है और एक 3D मॉडल बनाता है। अब कंप्यूटर की मदद से तुम उसकी कहीं से भी स्लाइसिंग करके इमेज बना सकते हो। ठीक है, कभी सीटी स्कैन कराने जाओ या कराते देखा हो तो बेटा सीटी स्कैन में एक नॉर्मल, एक एवरेज 16 शीटें निकलती हैं, 16 मॉक्सल कहलाता है वो। यानी 16 स्लाइसेस देख पा रहे हैं आप एक ही ऑर्गन के, अलग अलग एंगल से, अलग अलग डेप्थ से, अलग अलग क्रॉस सेक्शन से। तो सीटी स्कैन के पहले, पहले का मतलब है 2022 से पहले सीटी स्कैन बहुत डिटेल में आता था पेपर में। ठीक है, अब सीटी स्कैन को थोड़ा सा इन्होंने उसका कम कर दिया है जो कंटेंट है। और सीटी स्कैन अब किस हद तक आता है, बस अगले 5 मिनट में ये मैं आपको पूरा सीटी स्कैन कराता हूँ। जरा सुनिए। पहले तो आप सीटी स्कैन के बारे में जो मोटी मोटी बातें वो लिखना शुरू करें। सीटी स्कैन के बारे में क्या लिखेंगे आप? पहला पॉइंट लिखें, पहला पॉइंट लिखें भाई, सीटी स्कैन के बारे में क्या लिखेंगे आप? पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक्सरे में और सीटी स्कैन में फर्क क्या है। ठीक है, एक्सरे में और सीटी स्कैन में फर्क क्या है? सीटी स्कैन आपको 3D इमेज देता है, एक्सरे आपको 2D इमेज देता है। ठीक है, तो पहले तो सीटी स्कैन की आप, अरे हाँ एक चीज और अभी भूल जाता है,
मैंने सीटी स्कैन की एक पिक्चर भी खोल के रखी हुई है पहले से, ये देखिए। ये पिक्चर हम यहाँ पे पहले कॉपी करते हैं, फिर हम ये पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये आपकी सीटी स्कैन की पिक्चर आ गई। अब सीटी स्कैन के बारे में सुने क्या क्या होता है, एक एक करके मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ और फिर मैं समझा रहा हूँ। सीटी स्कैन के अंदर सबसे पहली चीज ये होती है, एक एक्सरे ट्यूब होती है इसके अंदर। एन एक्सरे ट्यूब रोटेट्स, एन एक्सरे ट्यूब रोटेट्स around the patient, around the patient lying stationary। पेशेंट को लिटा दिया जाता है। पेशेंट को लिटा देने के बाद पेशेंट रुका हुआ है, स्टेशनरी है, पेशेंट को कुछ नहीं करना, पेशेंट लेटा रहेगा। एक एक्सरे ट्यूब उस पेशेंट के गिर्द घूमती है। अच्छा, जिस चीज के अंदर वो घूमती है उसे गैंट्री कहते हैं। अंदर एक एक्सरे ट्यूब घूम रही होती है। ठीक है, अच्छा अंदर क्या होता है, देखिए अंदर की स्टोरी सुने। अ सीटी स्कैनर, a CT scanner takes X-ray images. A CT scanner takes X-ray images of the same slice, same slice at many different angles। अंदर क्या होता है भाई, अंदर एक सीटी स्कैनर होता है, एक तरफ से एक्सरेज निकल रही होती है, दूसरी तरफ से डिटेक्ट हो रही होती है। एक्सरे ट्यूब भी घूम रही होती है, साथ साथ डिटेक्टर भी घूम रहा होता है। ट्यूब भी घूमती है, डिटेक्टर भी घूमता है। सर ये स्लाइस क्या होता है? स्लाइस का मतलब ये हुआ, आप जिस जगह का स्कैन कर रहे हैं वहां पर आप एक पार्ट पे फोकस कर लेते हैं, उसे हम स्लाइस कहते हैं। एक स्लाइस की बहुत सारी एंगल से इमेजेस ली जाती है, और फिर अगर आपको ज्यादा स्लाइसेस की इमेजेस चाहिए तो फिर उस सीटी स्कैनर को आगे या पीछे मूव किया जा सकता है पेशेंट के ऊपर। यानी ये जो पेशेंट के ऊपर ये जो गैंट्री है, इसको हम आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा आगे क्या लिखेंगे आप? ये मैं पॉइंट्स में इसलिए लिखवा रहा हूं, या पेपर में ऐसे ही लिख सकते हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड। ये एक स्लाइस की आपने अलग अलग एंगल से पिक्चर ले ली, ठीक है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, देन इमेजेस, इमेजेस ऑफ सक्सेसिव स्लाइसेस आर कंबाइंड टुगेदर। बेटा ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मार्किंग स्कीम के अल्फाज हैं, ये ऐसे ही लिखना। द इमेजेस ऑफ सक्सेसिव स्लाइसेस, पहले एक स्लाइस की अलग अलग एंगल से पिक्चर ले ली, फिर अलग अलग स्लाइसेस के लिए काम आप रिपीट करेंगे, आर कंबाइंड टुगेदर। अच्छा आगे सुनो भाई। अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर, जाहिर है कंप्यूटेड टोमोग्राफी का मतलब ये है कि सारा काम कंप्यूटर से होगा। अ कंप्यूटर यूजेस all the 2D images of slices and combine them, combine them to build a 3D image। एक कंप्यूटर की मदद से आप 2D इमेजेस को कंबाइन करके 3D इमेज बनाएंगे। ठीक है, अच्छा इस 3D इमेज की बात किया है। दिस 3D image can be rotated, can be rotated and viewed from different angles। कंप्यूटर में आपने इमेज बना ली, अब कंप्यूटर में आपका एक 3D मॉडल आ गया है। उस 3D मॉडल को आप अलग अलग ऐसे ऐसे घुमा के कंप्यूटर पे ही देख सकते हैं। अच्छा ये तो आपका बेटा सीटी स्कैन का एक इंट्रोडक्शन था, पेपर में इतना ही आता है। ये शॉर्ट नोट की तरह भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। अच्छा आपको दो चार चीजें पता होनी चाहिए, एडवांटेजेस पता होने चाहिए और डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए। पहले तो बेटा मैं सीटी स्कैन के आपको एडवांटेजेस बता दूं, क्योंकि ये पेपर में आते हैं। एडवांटेजेस क्या है, वाई वी यूज सीटी स्कैन, एक्सरे कर लेते यूज, क्या जरूरत है सीटी स्कैन यूज करने की? वही तो एडवांटेजेस होंगे ना सीटी स्कैन के। एडवांटेजेस सुन लो पहले। सीटी स्कैन के एडवांटेजेस ये हैं बेटा, सबसे पहले एडवांटेजेस तो यही है कि ये बहुत ही ज्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेज बनाता है। ठीक है, हाई
रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन इमेज, ठीक है, कंपेयर टू अ सिंगल एक्सरे। एक सिंगल एक्सरे के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेज बनाता है। दूसरा एडवांटेज क्या है बेटा, आप इसमें क्या कर सकते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर्स, सिमिलर स्ट्रक्चर्स विद सिमिलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट्स आर इजिली डिस्टिंग्विश्ड। क्या मतलब हुआ, आप सिमिलर स्ट्रक्चर्स को आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कभी कभार पता है क्या होता है, जब आप एक्सरे कराने जाएंगे ना, तो फैट फैट और फ्लैश, यानी मसल्स और फैट, दोनों सॉफ्ट हैं, एक जैसे ही दिख रहे होते हैं, एक जैसी ब्लैकनिंग होती है, एक जैसे ही शेड आ रहा होता है। लेकिन सीटी स्कैन में हर चीज का अलग अलग नुमाया शेड होता है। हर चीज में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आप देख के आराम से बता सकते हैं ये फ्लैश है, ये बोन है, ये फैट है। समझ आ रही है बात। अच्छा, एक सबसे बड़ा एडवांटेज तो 3D इमेज वाला है, ठीक है। एक्सरे 2D होता है, ये कैसा होता है, 3D होता है, तो आप क्या लिखेंगे, 3D इमेज, 3D इमेज बाय कंबाइनिंग, बाय कंबाइनिंग क्या किया था हमने, 2D इमेजेस टेकन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। आपने 2D इमेजेस को यूज करके एक 3D इमेज बना ली थी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। एक ही डिसएडवांटेज है, और ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। हर लिहाज से सीटी स्कैन बेहतर है, लेकिन एक डिसएडवांटेज है इसका। क्या डिसएडवांटेज है, और ये सुने आप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मच हायर एक्सरे एक्सपोजर, मच हायर एक्सरे एक्सपोजर। और एक्सरे एक्सपोजर के साथ आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, रेडिएशन डोज, रेडिएशन डोज, मच हायर एक्सरे एक्सपोजर या रेडिएशन डोज देन नॉर्मल एक्सरे। नॉर्मल एक्सरे में तो बेटा एक बार हो गया ना, एक बार बस तस्वीर खिंच गई हो गया। सीटी स्कैन में तो बहुत सारी इमेजेस खींच रहे हैं हम, यानी बहुत सारे एक्सरे का एक्सपोजर है। तो सीटी स्कैन जहां फायदेमंद है, आपको एक बहुत ही क्लियर इमेज देता है, नुकसान ये है कि एक्सरे एक्सपोजर बहुत ज्यादा है सीटी स्कैन का। सही है। और यहां पर आपका एक्सरेज और सीटी स्कैन खत्म होता है। अभी हमने पास पेपर्स नहीं किए, लेकिन हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। इसकी मैं प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा, अल्ट्रासाउंड की भी और एक्सरेज की भी। क्लास हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। और ये फाइल भी भेज दूंगा आपको, ठीक है, फोन पर ही। अल्लाह हाफिज।